सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए प्रोविजन, जो आज हम लोगों का नया टॉपिक है। डेप्रिशिएशन कंप्लीट हो चुका था। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन प्रोविजन को हिंदी में बोलते हैं प्रावधान। ठीक है। कभी कभी क्या होगा, जब यूपीपीसीएल में जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको क्वेश्चन की मीनिंग नहीं समझ में आए, इंग्लिश भी ना समझ में आए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ऊपर ऑप्शन आता है कि इसको आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में कर लेना। तो जब आप हिंदी में करोगे तो फिर एक बार हिंदी में भी रीड कर लेना। तो जब 2 बार आप रीड करोगे तो क्वेश्चन का जवाब अपने आप आ जाता है। जैसे मैथ्स में टीचर बोलते थे ना कि क्वेश्चन को पढ़ लो, जब 4 बार पढ़ोगे क्वेश्चन तो 5वीं बार उसका जवाब अपने आप निकल कर आ जाएगा। तो प्रोविजन क्या होता है? देखो, प्रोविजन हम लोग जो है ना, वो इसको हिंदी में अगर कहते हैं तो प्रावधान कहते हैं। प्रावधान किसी भी चीज के आगे अगर प्रा लग जाए, जैसे प्रारंभिक, प्रा अगर कोई चीज के आगे लग जाए, ये जहाँ पे एक वर्ड है ना प्रा, अगर किसी भी चीज के आगे प्रा लग जाए तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये प्री की बात कर रहा है, प्रीलिमिनरी की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। तो प्रावधान पहले ही। अवधान का मतलब क्या होता है? अवधान का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह का गतिरोध, ब्रेकर। पहले आपको मालूम है कि आगे आने वाले में, आगे जैसे मान के चलो कि सपोज हम एक रोड पे जा रहे हैं और मैं उस रोड पे रेगुलर जाता हूं, तो मुझे पता है कि फला जगह पे ये ब्रेकर बने हुए, तो मैं उस ब्रेकर से पहले ही अपनी गाड़ी की क्या कर देता हूँ, स्पीड कम कर देता हूँ। अब जो नया आदमी होगा वो क्या करेगा, उसी पे कुदाते हुए चला जाएगा, पता चला एक आध आदमी को पीछे छोड़ देगा। ठीक है। तो पहले से ही आप अनुमान लगा लो, पहले से ही आप अनुमान लगा लो कि आने वाले समय पे आपको क्या नुकसान होने वाला है। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए आप पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हो, तो जिसके लिए आप प्रावधान करते हो, जिसको हम इंग्लिश में प्रोविजन कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा लिख लो, प्रोविजन की मीनिंग लिख लो थोड़ा सा, क्या है इसकी मीनिंग। एक मिनट। There are certain expenses and losses. There are certain expenses and losses which are related to the current accounting period, but amount of which is not known, with certainty, with certainty with certainty because they are not yet incurred, because they are not yet incurred, full stop. It is necessary to make provision, it is necessary to make provision for such item, to ascertaining true net profit, true net profit. Heading डालिए, examples of provisions, examples of provision.
पहला लिखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, provision for bad and doubtful debts, provision for bad and doubtful debts, provision for taxation, provision for discount on debtors, provision for repair and renewals. फिर लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रोविजन। सुनो जरा वाली बुक उठाना, वो अकाउंटेंसी। इसके ऊपर, हाँ हाँ हाँ, देखिए पहला पॉइंट लिखिए, प्रोविजन इज मेड टू मीट, प्रोविजन इज मेड टू मीट unknown liability, unknown liability, provision is made to meet unknown liability, मतलब प्रोविजन बनाया जाता है लाइबिलिटी को, ऐसी लाइबिलिटी को जिसको हम जान रहे हैं कि हाँ ये होने वाली है, नॉन लाइबिलिटी। दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस एंड लॉस, expense and loss is a charge against the revenue of the current period, the revenue of the current period। तीसरा पॉइंट, provision are created by debiting the profit and loss account, profit and loss account। चौथा पॉइंट लिखिएगा, the amount of provision may be shown either asset side or liability side। सर कौन कौन से प्रोविजन है जो एसेट साइड शो किए जाते हैं? तो वो प्रोविजन जो एसेट्स के ऊपर चार्ज होंगे वो एसेट साइड जाएंगे। एग्जांपल के तौर पर प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स।
ये एसेट साइड जाएंगे। एसेट साइड में इनका ट्रीटमेंट क्या होता है सर? एसेट साइड में याद कीजिए, डेप्रिसिएशन को हम एसेट्स में से माइनस कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को भी हम डेटर में से माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। फिर आते हैं लायबिलिटी साइड में सर, कौन कौन से जाएगा? जो लायबिलिटी के लिए क्रिएट किए जाते हैं या लायबिलिटी के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं। सर लायबिलिटी के लिए कौन सा? मैंने कहा ना कि प्रोविजन हम बनाते हैं अपनी नॉन लायबिलिटी को मीट करने के लिए, मतलब ऐसी लायबिलिटी को जिसको हम पूरा कर सकें उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। तो कौन कौन सी सर लायबिलिटीज है जिनको हमें पूरा करना पड़ता है? तो हमने आपको एग्जाम्पल में भी लिखाया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। अब ध्यान से सुन लो, जो प्रोविजन एक्सपेंस या लायबिलिटी के लिए होगा वो प्रोविजन लायबिलिटी साइड में जाएगा, जो प्रोविजन एसेट्स के ऊपर बन रहा है वो प्रोविजन एसेट साइड में जाएगा, और लायबिलिटी वाला जो प्रोविजन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है। याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिजर्व। रिजर्व reserve, a part of the profit देखिए, a part of the profit, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? नहीं दिख रही होगी तो बताइए। may be set aside and retained in the business to provide for certain future needs like growth, and expansion, or to meet future contingencies मतलब यहां पे समझो, रिजर्व क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। और प्रोविजन क्या होता है? हम चार्ज करते हैं। रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। मे बी सेट असाइड, जिसको हम किनारे कर लेते हैं या रिटेन्ड कर लेते हैं, इन द बिजनेस टू प्रोवाइड, किस लिए? फ्यूचर नीड, फ्यूचर में भविष्य की जरूरतों के लिए, जैसे कि ग्रोथ हो गया, एक्सपेंशन हो गया, या फिर फ्यूचर में होने वाली किसी कंटिजेंसीज के लिए हम किनारे रख लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजर्व। रिजर्व में आइए हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व। एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व इसमें लिखिए, सबसे पहला तो आपका हो गया जनरल रिजर्व। ये तो कॉमन है, क्वेश्चन में दिया रहता है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व नॉर्मल, मतलब एक जनरल रिजर्व हो गया, एक स्पेसिफिक रिजर्व हो गया। एक तो जनरल रिजर्व हो गया जो कि जनरली कॉमन है, एक स्पेसिफिक रिजर्व हो जाता है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो स्पेसिफिक रिजर्व क्या क्या है लिखिए, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व,
रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिजर्व जनरल है या स्पेशल? अरे भैया किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया होगा तो स्पेशल हो जाएगा। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड स्पेशल है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड स्पेशल है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व स्पेशल है, रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ये भी स्पेशल है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा है। जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व किसी भी चीज के लिए, अगर आपको याद हो तो मुझसे शादी करोगी एक मूवी थी सलमान खान की, अगर किसी ने देखी हो तो उसमें वो तीन तीन गुल्लक रखे रहता है, जहां पे भगवान जी की मूर्तियां होती है वहां तीन गुल्लक रखे रहता है। एक गुल्लक में दादी माँ का ऑपरेशन, एक गुल्लक में और पता नहीं क्या था, बहन की शादी, और एक गुल्लक में वो जो भी वो प्रियंका चोपड़ा के लिए कुछ बनाया हुआ, तो तीन गुल्लक रखे रहता है, कुछ ऐसे ही कुछ था। तो वहां पे दादी माँ का ऑपरेशन भी स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, बहन की शादी भी स्पेसिफिक रिजर्व हो गई। अगर मान के चलो कि वहां पे एक ऐसा चौथा गुल्लक था जिसमें कुछ ना लिखा हो, तो वो हमारा कौन सा गुल्लक हो जाएगा? वो जनरल रिजर्व हो जाएगा। वो किसी भी चीज के लिए जैसे भी पर्पस हुआ हमने निकाला, यूज किया, दैट्स इट। तो रिजर्व क्या होता है? रिजर्व प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जिसको हम उठा के किनारे रख देते हैं, फ्यूचर में जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व दो टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक होता है, एक नॉर्मल रिजर्व होता है। स्पेसिफिक रिजर्व वो होता है जिसके साथ कुछ स्पेशल लगा हुआ हो, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन एंड रिजर्व, पहला डिफरेंस, प्रोविजन चार्ज किया जाता है किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट। रिजर्व क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों बनाया जाता है? नॉन लायबिलिटी के लिए, ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में हमें पता है कि हो सकती है। इसको क्यों बनाया जाता है? स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। भाई जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वही तो रिजर्व बनाएगा। जिसकी सैलरी 20,000 रुपए और 25,000 रुपए उसके खर्चे हैं, तो वो रिजर्व आसमान से तो बना नहीं लेगा। तो रिजर्व आपका क्या शो करता है? रिजर्व आपकी मजबूती शो करता है। जिस भी कंपनी का रिजर्व सबसे ज्यादा हो तो समझ जाओ कि हाँ, जैसे अमेरिका के साथ क्या है, जितना सऊदी अरब के पास तेल नहीं होगा उससे ज्यादा कच्चा तेल उसने रिजर्व कर रखा है। आने वाले समय का जो तीसरा वर्ल्ड वार है वो ऑयल के ऊपर ही है। सॉरी, दूसरा तो हो चुका, एक ऑयल के ऊपर अभी हुआ नहीं है, हाँ ऑयल के ऊपर नहीं हुआ, तो अब तीसरा जो वर्ल्ड वार है वो ऑयल पे ही जाएगा। तो उसके उसने, आप ऐसे अंदाजा लगाओ कि अमेरिका इतनी खतरनाक कंट्री है कि तेल का कुआं है किसी के पास, ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन हुआ था उसमें ये आपका है कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, ये सारे देश जो है इन्होंने एक संस्था बनाई ओपेक। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूस कोई और करता है लेकिन प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? अमेरिका। और मजेदार बात यह है कि अमेरिका के पास जितना रिजर्व है, अमेरिका क्यों मजबूत है, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्यों मजबूत है? आप अगर आईएमएफ पढ़ेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पढ़ेंगे, तो आप वहां पे देखेंगे कि डॉलर डोमिनेट करता है। डॉलर इसलिए डोमिनेट करता है क्योंकि जो एसडीआर बना हुआ है, जिसको गोल्ड गोल्ड नोट भी कहते हैं, एसडीआर, एसडीआर जो बनाया हुआ है वो 5 से 6 कंट्रियों ने मिलकर बनाया है, जिसपे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ट्रेडिंग होती है उसमें या तो आप पेमेंट गोल्ड में करें, अदरवाइज आप पेमेंट एसडीआर में करें। तो एसडीआर को 6 देशों की करेंसी ने मिलकर बनाया है। वो कौन कौन से देश हैं? तो पहले नंबर पे तो आपका अपना यूएस, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन, ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका फ्रांस, जापान, और आपका आ गया ये क्या नाम है, रशिया और चाइना। इन लोगों ने मिलकर बनाया है।
अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रांस का नाम ले लिया, बाकी यूरोपियन कंट्री का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि फ्रांस और यूरोपीय यूनियन एक ही है, समझो 27 देशों का एक संगठन है। तो ये इतनी खतरनाक है। इन लोगों ने क्या करा, अमेरिका इन सब में सबसे ज्यादा मजबूत क्यों है? क्योंकि रिजर्व सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है। जो गोल्ड है, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, गोल्ड रिजर्व हो गया, वो सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है, इसलिए ये सबसे मजबूत है, इसीलिए कोई इससे लड़ना नहीं चाहता। अब धीरे धीरे चाइना अपना रिजर्व बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका को तकलीफ हो रही है। खैर, इंटरनेशनल बिजनेस की क्लास नहीं है, तो इसलिए उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था। यहाँ पे आप डाल दीजिए सेकंड पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन, द पोजीशन पोजीशन। तीसरा पॉइंट लिखिए, इट्स शोन, प्रोविजन में लिखिए इट्स शोन ईदर लायबिलिटी साइड और असेट साइड। इसमें लिख लीजिए इट्स शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, इट्स शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ रिजर्व। सबसे पहले जनरल और स्पेसिफिक, ये तो मैंने आपको बता दिया था। दूसरा आ जाओ, रेवेन्यू एंड कैपिटल, वो रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट पर बने। कैपिटल प्रॉफिट में क्या क्या आता है भाई, लिख लो। कैपिटल प्रॉफिट में क्या क्या आएगा? कैपिटल प्रॉफिट यानी कैपिटल एसेट्स को बेचने पे जो प्रॉफिट हो वो कैपिटल प्रॉफिट होगा, या ऐसे समझो, लेमैन लैंग्वेज में समझो, जो प्रॉफिट बार बार ना हो वो कैपिटल प्रॉफिट है। मतलब 2 4 5 साल में एक आध बार हो जाए उसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे किसी लैंड को बेच दिया, उस पे जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। तो लिख लीजिए कैपिटल प्रॉफिट के कुछ एग्जांपल हैं, प्रीमियम ऑन शेयर्स, प्रीमियम ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, profit on sale of fixed assets, profit on sale of fixed assets, profit prior to incorporation, profit prior to incorporation, profit on reissue of forfeited shares, reissue of forfeited shares। रेवेन्यू वाले में आ जाओ, इसमें लिख लो वर्कमैन कंपेंसेशन, इन्वेस्टमेंट लिख चुके हो, यहाँ पे भी उतार लेना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये सब रेवेन्यू रिजर्व होते हैं। फिर हेडिंग डालिए सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व।
सीक्रेट रिजर्व का एक सबसे बेहतर एग्जांपल है, वो मैं अपने ऊपर ही बताता हूँ, मेरे ऊपर ही एग्जांपल है। अच्छा, वो 90% स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे क्लास ले रहे होंगे ना, सबने ये किया होगा, लेकिन अभी कोई मानेगा नहीं इस बात को, लेकिन सब मेरी स्टोरी से जरूर कोरिलेट कर लेंगे। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है ऐसे समझो। मेरे फादर मुझे पर डे 10 रुपए देते थे, उसमें से मैं 7 रुपए खर्च कर डालता था, 3 रुपए मैं बचा लेता था। ये सीक्रेट रिजर्व है या जर्नल रिजर्व है? जाहिर सी बात है जर्नल रिजर्व है, क्योंकि इसके बारे में मेरे पिताजी को पता था। ठीक। मेरी मदर मुझको 50 रुपए देती थी, 50 नहीं 20 रुपए, 50 रुपए तो बहुत बाद में, 20 रुपए देती थी और कहती थी जाओ आलू ले लो, ये ले लो, ये बाजार चले जाओ ले चले आओ। हम क्या करते थे, हम जाते थे बाजार हमेशा जब सूरज डूब जाता था तब, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में बाजार 8 बजे तक मार्केट खत्म हो चुकी होती थी, और हम बाजार पहुंचते थे तब जब सूरज डूब जाता था तब, क्योंकि जब सूरज डूब गांव में बाजार लगती थी तो दूर दूर से लोग बेचने के लिए आते थे, तो जाहिर सी बात है जल्दी से बेच के जल्दी से भागेंगे। तो जब सूरज डूब जाता था तो इसका मतलब उनको भागना है, तो भागना है तो औने पौने दाम पे बेच देंगे। सूरज डूबने से पहले जो रेट था और सूरज डूबने के बाद जो रेट था, दोनों रेट में फर्क आ जाता था। जैसे मान के चलो कि सूरज डूबने से पहले वो अगर 6 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है, तो सूरज डूबने के बाद वो कितने रुपए में बेचेगा? 5। हम जाते थे, उससे खूब मोल भाव कराते थे। अम्मी 20 रुपए देती थी, आते थे सब्जी लेकर और उनको रेट बताते थे, टमाटर 6 रुपए, आलू 3 रुपए किलो, धनिया 1 रुपए की, ये इतने का, ये उतने का, 6 3 9। अब इनसे रेट बता दिया। ये जो रेट है ये रियल रेट था, ये परचेज रेट नहीं है, ये वो रेट है जो रेट उसने बताया था। हमने कितने में खरीदा था? 5 रुपए, 2.5 रुपए, 1 रुपए, 1.5 रुपए। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये सेविंग हो रही है, यानी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये मैं बचा रहा हूं। ये कौन सा रिजर्व है? ये सीक्रेट रिजर्व है। बात समझ में आ रही है? तो सीक्रेट रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया जाता, पहला फीचर इसका है। एक हिसाब से इसको चोरी भी कह सकते हैं कुछ लोग, और एक हिसाब से कुछ लोग इसको दिमाग भी कह सकते हैं कि हाँ दिमाग यूज किया। जैसे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुस्लिम हॉस्टल में था, फर्स्ट ईयर में जूनियर था, सेकेंड ईयर में उस मेस में कोई मेस चलाना नहीं चाहता था, मुझे मैनेजर बना दिया गया। अब भाई मैं 2 बार मैनेजर बना, मैंने नाइकी का जूता खरीद लिया था, बस मैनेजमेंट लगाया था, सीक्रेट रिजर्व बना लिए थे काफी, 4-5 हजार रुपए। तो सीक्रेट रिजर्व जो है वो कैसे बनता है वो आपको याद रखना है, तो लिखिए चार्जिंग हायर डेप्रिसिएशन सॉरी, चार्जिंग हायर डेप्रिसिएशन। दूसरा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टॉक। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। making excessive provision, making excessive provision for doubtful debt, showing contingent liability as actual liabilities, showing contingent liabilities as actual liabilities. एक्चुअल लायबिलिटीज, ये जो मैंने आपको बताया इन तरीकों से सीक्रेट रिजर्व बनता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पेपर पे और देखते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। वैसे इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए नहीं पूछा है क्योंकि ये टॉपिक डेप्रिसिएशन के साथ है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व करके है, तो ज्यादातर तो उसने डेप्रिसिएशन से पूछ लिया है, तो इस टॉपिक से पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। बहुत रेयर में पूछा होगा, अगर इससे पूछा भी है ना तो बहुत रेयर में।
एक मिनट, कहाँ गया यूपीपीसीएल का फोल्डर? एक तो इतने फोल्डर फाइल बने हुए हैं, दिखता ही नहीं मुझे, इधर उधर भाग जाता है। हम्म, हम्म। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखो। क्वेश्चन नंबर 68, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन के बारे में अगर आप लिखे हो तो मैंने साफ साफ लिखवा दिया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? प्रॉफिट के ऊपर। और रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का एक पार्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है अमोर्टाइजेशन, नो। दूसरा पॉइंट है एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नहीं। राइटिंग ऑफ लॉसेस, नो। अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ऊपर ले लेता हूँ। इसकी वजह से क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन खैर। हम्म, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। वैसे क्वेश्चन नंबर 11 बैलेंस शीट का है टॉपिक का, लेकिन आप इसको पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। कह रहा है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज शोन अंडर द हेडिंग। पहली चीज तो यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व, और किस हेडिंग में जाएगा? तो रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में जाएगा। रिजर्व लिखा है तो रिजर्व में ही जाएगा ना भाई। ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन था, यहाँ पे दे दिया है। अभी आगे बैलेंस शीट अगला टॉपिक है। अभी तो हमें सिर्फ प्रोविजन के क्वेश्चंस देखने हैं। ये जो प्रोविजन के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए। प्रोविजन के क्वेश्चंस हैं नहीं शायद।
प्रोविजन के क्वेश्चंस नहीं है, किसी भी पेपर में प्रोविजन के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन के पूछे गए हैं। वो टॉपिक दिया हुआ था तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया, अदरवाइज उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी पढ़ाने की। लेकिन अब वो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना, अगर आप लोग अपना सिलेबस उठाइए तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन। तो जो इसमें मेन जो पार्ट है ना वो डेप्रिसिएशन वाला है, डेप्रिसिएशन ही सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। अब वो हम लोगों ने कर ही लिया है। और खैर रिजर्व से कुछ भी पूछ ले वो अब आप लोग कर ही डालोगे, उसमें कुछ अलग से नहीं है। हेडिंग डालिए। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो बीआरएस हो चुका है, डबल अकाउंट सिस्टम अभी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक दिन का टॉपिक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू। एक पेपर और देख लेता हूँ, हो सकता है प्रोविजन का शायद कोई क्वेश्चन और मिल जाए, ये ना रहना 2020। चलो मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, ये वाला लिंक ओवर हो गया तो दूसरा मैं भेज रहा हूँ।